Hello dear students, I am Shahzad Khan from Tagore School, परबत्सर। मैं आपका कक्षा 8 की ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 8 का पहला अध्याय फर्स्ट लेसन परिमेय संख्याएं पढ़ने जा रहे हैं। परिमेय संख्या का ये लेसन है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि परिमेय संख्याएं क्या होती है। परिमेय संख्या क्या होती है, ये इसकी डेफिनेशन हमें आनी चाहिए। तो ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक होते हैं और q बराबर 0 नहीं हो, ऐसी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती है। तो परिमेय संख्या जो है उससे रिलेटेड संख्या से रिलेटेड और भी इस अध्याय में बहुत सारी डेफिनेशन है। जैसे इसमें हम भूमिका में रीड करते हैं कि जो भूमिका है संख्याओं में, परिमेय संख्याओं में, वो किस प्रकार है और एक संख्या दूसरी संख्या से किस प्रकार जुड़ी हुई होती है। तो देखिए, भूमिका में हम पढ़ते हैं कि गणित में हमें प्राय साधारण समीकरण दिखाई देते हैं। उदाहरण समीकरण इसमें दिया हुआ, आप देखिए समीकरण फर्स्ट जो है दिया हुआ है x प्लस 2 इक्वल टू 3, ये समीकरण है। अब समीकरण की पहचान किस प्रकार करते हैं वो भी हमें ध्यान में रखना है। यदि दाईं ओर और बाईं ओर दोनों तरफ संख्याएं हो, चर या अचर हो, चर या अचर, अचर मीन्स होता है संख्याएं, जैसे 1 2 3 4 5 6 जो भी नंबर्स होते हैं उन्हें अचर कहते हैं, और एक्स वाई जेड जो भी अल्फाबेट होते हैं उन्हें चर कहा जाता है। तो यदि दाईं और बाईं ओर चर या अचर हो और बीच में जो है वो इक्वल टू का चिन्ह लगा है, यानी बराबर का चिन्ह लगा है, तो वो समीकरण कहलाता है। तो समीकरण फर्स्ट में आप देखिए यहाँ पे जो लिखा है x प्लस 2 इक्वल टू 13, इसका जो मतलब है, इसका मतलब ये है कि दाईं ओर यदि 13 आ रहे हैं तो बाईं ओर भी 13 ही आएंगे, 13 आएंगे। तो ये हम पता करना है हमें कि 2 में हम क्या ऐड करें। तो हम देख सकते हैं कि 2 में यदि हम, यहाँ देखिए समीकरण अपना x प्लस 2 इक्वल टू 13, ये फर्स्ट समीकरण है अपना। तो फर्स्ट समीकरण में ये बताया गया है कि इक्वल टू का चिन्ह लगा हुआ, यानी इक्वल टू के दाईं और राइट साइड में 13 है और जो बाईं ओर है लेफ्ट साइड 2 प्लस एक्स लिखा। तो ये एक्स का जो मान है वो क्या आएगा, जो चर है उसकी जगह अंक आएगा। तो हमें ध्यान में है कि क्या ऐड करें 2 में, तो हमें पता है 2 में यदि हम 11 ऐड करते हैं, यानी एक्स की जगह यदि हम 11 लिखते हैं, एक्स की जगह 11 लिखते हैं प्लस 2, तो हम देखते हैं 2 के अंदर x की जगह हमने 11 लिखा। यदि 11 ऐड करते हैं तो 13 हमें प्राप्त होते हैं। 11 एंड 2 13 इक्वल टू 13। तो ये समीकरण है वो संतुष्ट होगा, यानी सरल होगा। तो दोनों तरफ मान बराबर आना चाहिए। तो इसके लिए हमने जो अंक लिए हैं, आप देखिए 11 2 13, ये जो नंबर्स हैं उन नंबर्स को हम कहते हैं प्राकृत संख्या। क्या बोला जाता है, प्राकृत संख्या। तो देखिए को x इक्वल टू 11 के लिए हल किया जाता है, क्योंकि x का यहाँ मान इस समीकरण को संतुष्ट करता है। तो x पे हम क्या रखेंगे, 11, तो 11 रखेंगे तो ये इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। संतुष्ट करने का मान मतलब है कि दोनों तरफ मान बराबर आना चाहिए। तो इस समीकरण को संतुष्ट करता है और हल 11 यानी एक प्राकृत संख्या है। और दूसरी तरफ समीकरण सेकंड देखते हैं हम कि यहाँ पे जो नंबर्स आए हैं 2 13 2 13 एंड 11, तो 11 ये समीकरण को संतुष्ट करता है। ये जो नंबर्स है वो नंबर्स कहलाते हैं प्राकृत संख्याएं। अब देखिए आप नेक्स्ट समीकरण है सेकंड अपना। तो समीकरण सेकंड इसमें दिया x प्लस 5, एक्स प्लस 5, एक्स प्लस 5 इक्वल टू 5। तो हम देखते हैं कि जो समीकरण सेकंड है इसमें इक्वल टू का चिन्ह लगा हुआ, यानी ये समीकरण है। तो राइट साइड में 5 है और लेफ्ट साइड में 5 प्लस 0 है। तो बताइए आप कि दोनों तरफ जो संख्या है वो इक्वल कब होगी, बराबर कब होगी, ये समीकरण को संतुष्ट कब करेगी। तो तभी करेगी जब दोनों तरफ मान बराबर हो। तो बताइए x जो चर है उसकी जगह क्या मान आएगा। तो 5 में हम क्या ऐड करें कि 5 आ जाए। तो आप देखिए इधर तो 5 है अपने राइट साइड में, इधर भी 5 आने चाहिए। तो 5 के लिखेंगे 5 और x की जगह क्या मान रखेंगे 5 हो। तो पता है अपने को
कि जीरो ऐड करेंगे, क्योंकि यदि हम जीरो किसी भी अंक में ऐड करते हैं तो उसमें जो है संख्या वही प्राप्त होती है। तो यहाँ 5 में जीरो ऐड किया तो 5 पाएंगे और इधर भी 5 पाएंगे। तो ये समीकरण जो है संतुष्ट हो गया अपना, यानी दोनों तरफ मान बराबर आ गया, दोनों तरफ मान प्राप्त हो गया बराबर। तो ये समीकरण को संतुष्ट करना कहलाता है जब दोनों तरफ मान बराबर करते हैं। तो हमने देखा कि यहाँ पे शून्य भी आया है, शून्य भी प्राप्त आए हैं, बाकी 5 भी है इसमें। तो इसका हल जो है शून्य है, जो एक पूर्ण संख्या है। जो शून्य है वो एक पूर्ण संख्या होती है, जबकि 1 2 3 4 5 6 7 हमने देखा प्राकृत संख्या होती है। यानी कि जितनी भी पूर्ण संख्या है केवल जीरो को छोड़ दे हम, वो सारी की सारी प्राकृत संख्या तो होती है और पूर्ण संख्या भी होती है, लेकिन जीरो एक ऐसी संख्या है जो केवल पूर्ण संख्या है, प्राकृत नहीं है। नेक्स्ट है अपने देखते हैं, यदि हम केवल प्राकृत संख्याओं तक सीमित रहें तो समीकरण 2 को हल नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्राकृत संख्या है वो 1 से शुरू होती है और अनंत तक चलती है। तो यदि हम यहाँ जीरो यानी जो पूर्ण संख्या का उपयोग नहीं करते तो ये समीकरण संतुष्ट नहीं होता, क्योंकि प्राकृत संख्या 1 से शुरू होता है, इसलिए हम 1 से शुरू होती है, इसलिए हमने यहाँ जीरो का प्रयोग किया और जीरो एक पूर्ण संख्या होती है। समीकरण 2 जैसे समीकरण हल करने के लिए हमने प्राकृत संख्या के समूह में शून्य को शामिल किया है और इस नए समूह को पूर्ण संख्या का नाम दिया। तो हमने इस नए समूह को जो नाम दिया है वो है पूर्ण संख्या। यदि हम प्राकृत संख्या के समूह में शून्य को भी सम्मिलित कर लें तो बनने वाली सारी संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्याएं कहलाती है। नेक्स्ट है अपने समीकरण थर्ड। समीकरण थर्ड के अंदर दिया हुआ है x प्लस 18 इक्वल टू 5। ये समीकरण अपने समीकरण थर्ड है। अब देखिए इसको हल करना अपने को, इधर जो अपने जो मान आ रहा है समीकरण में 5 आ रहे हैं और इधर 18 प्लस एक्स, यानी 18 में क्या ऐड करें, x एक चर है तो x की जगह क्या ऐड करें कि 5 हो जाए। राइट साइड 5 आ रहे हैं तो लेफ्ट साइड भी 5 ही प्राप्त होने चाहिए। तो ऐसे समीकरण को हल करने के लिए हमें देखिए इसमें प्राकृत संख्या नहीं ले सकते हम, पूर्ण संख्या का भी उपयोग नहीं होगा, तो कौन सी संख्या लेनी चाहिए। तो जैसे समीकरण को हल करने के लिए पूर्ण संख्याएं भी पर्याप्त नहीं है तो ऐसे समीकरणों के लिए न तो पूर्ण संख्या न प्राकृत संख्या पर्याप्त है, तो किस प्रकार की संख्या को ऐड करना चाहिए। क्या आप जानते हैं क्यों हमें संख्या -13 की आवश्यकता है। तो इसके लिए -13 लिखना होगा, जो चर है x की जगह। यदि हम चर x की जगह -13 लिखते हैं प्लस 18, तो ये जो -13 है वो एक प्रकार से पूर्णांक है और पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक। जिन संख्या के आगे माइनस का चिन्ह लगा हुआ है उन्हें ऋणात्मक पूर्णांक कहा जाता है और जिन संख्या के आगे प्लस का चिन्ह लगा है वो धनात्मक पूर्णांक होते हैं, जो कि पूर्ण संख्या नहीं है। इसमें हमें पूर्णांक धनात्मक और ऋणात्मक के बारे में सोचने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि यदि हम इनको हल करेंगे तो जो आंसर आएंगे वो प्लस के 5, क्योंकि जो राइट साइड है 5 आ रहे हैं प्लस के, तो लेफ्ट साइड पे भी प्लस के 5 आएंगे। ये तभी संभव है जब हम यहाँ माइनस के 13 लेंगे। सो माइनस के 13 18 में से लेस करेंगे, तो हमें यहाँ पे चिन्ह के बारे में भी ध्यान होना चाहिए। यदि समान चिन्ह हो संख्या पे तो ऐड करते हैं, यदि समान चिन्ह हो तो ऐड करते हैं, यानी दोनों प्लस के तो भी जोड़ेंगे, दोनों माइनस के तो भी ऐड करेंगे। यदि एक प्लस का एक माइनस का हो तो हम घटाते हैं, एक माइनस का एक प्लस का हो तो घटाते हैं। तो ये चिन्ह के बारे में भी हमें ध्यान में रखना है। तो हम देखते हैं, और जो बड़ी संख्या पे चिन्ह होता है वो लगाया जाता है। तो आप देखिए एक संख्या पे माइनस का चिन्ह है और दूसरी पे प्लस का चिन्ह है, तो एक पे माइनस का दूसरी पे प्लस का, एक पे माइनस का दूसरी पे प्लस का, तो घटाएंगे। तो घटाएंगे तो 18 में से 13 गए, कितने बचे 5। अब देखेंगे कि बड़ी संख्या कौन सी, इसमें 13 और 18 में बड़ी संख्या 18 है और जो बड़ी संख्या के आगे चिन्ह होता है वो लगाया जाता है। तो ये प्लस के 5 आएंगे और इधर भी प्लस के 5 है। अगर प्लस का चिन्ह लगा हुआ है तो भी वो प्लस के धनात्मक है और नहीं लगा तो भी वो पॉजिटिव है, अपने धनात्मक संख्या ही मानी जाती है। तो हमने जो ये समीकरण हल किया था उसमें हमें जो पूर्णांक की आवश्यकता हुई,
तो ध्यान दीजिए, धनात्मक पूर्णांक प्राकृत संख्या के अनुरूप है। आप सोच सकते हैं कि सभी धनात्मक साधारण समीकरण को हल करने के लिए हमारे पास उपलब्ध पूर्णांकों की सूची में पर्याप्त संख्याएं हैं। निम्नलिखित समीकरणों के बारे में विचार करते हैं। अब आगे चलते हैं। इसी तरह हमने अभी देखें कि समीकरण को हल करने के लिए यानी संख्याएं कहाँ किस किस प्रकार की संख्या का प्रयोग करते हैं और एक संख्या दूसरी संख्या से किस प्रकार जुड़ी हुई है। तो हमने पहले प्राकृत संख्या पर विचार किया था समीकरण के द्वारा, फिर हमने पूर्ण संख्या के बारे में जानकारी ली, फिर हमने पूर्णांक के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट है अगला जो अपना है इसमें वो है समीकरण, नेक्स्ट समीकरण अगला समीकरण देखिए आप इसमें चौथा। तो चौथा समीकरण इसमें दिया हुआ है 2x इक्वल टू 3। ये अपने 4 नंबर का समीकरण। तो इस प्रकार का जो समीकरण आता है इनका हल हम पूर्णांकों में ज्ञात नहीं कर सकते जो समीकरण आए हैं। एक और है इसमें 5th नंबर का 5x + 7 इक्वल टू 0। ये जो है समीकरण अपने नंबर 5 समीकरण है। तो ऐसे के लिए हम जो है पूर्णांक का प्रयोग नहीं कर सकते, प्राकृत संख्या का प्रयोग नहीं कर सकते या पूर्ण संख्या का प्रयोग नहीं होगा इन समीकरणों में। तो ऐसे समीकरणों को हल करने के लिए हमें जो है वो परिमेय संख्या की आवश्यकता होती है। तो परिमेय संख्या की को हल करने के जो पहले के अंदर है 4th वाला समीकरण, उसमें देखिए आप x की जगह हम जो मान लिखेंगे तो 2 के 2 और x की जगह हम लिखेंगे 3/2 इक्वल टू 3। ये यदि मान हम इसमें x का जो चर है, इन 2 और x के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, यदि चर और अचर के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो उसका मतलब होता है मल्टीप्लाई यानी गुणा का चिन्ह लगाया जाता है। हल करेंगे तो x की जगह हमने मान रखा है 3/2। अभी आपको मैंने फर्स्ट में बताया परिमेय संख्या की जो परिभाषा होती है, डेफिनेशन है कि ऐसी संख्या जिनको p/q के रूप में लिखा जाता है। p या अंश है और q या हर यानी अंश बटा हर के रूप में लिखा जा सकता है और दोनों पूर्णांक होते हैं। जहां p और q पूर्णांक है यानी धनात्मक भी हो सकते हैं, दोनों ऋणात्मक भी हो सकते हैं, एक धनात्मक दूसरा ऋणात्मक भी हो सकता है। तो इसको हल करने के लिए हमने ये परिमेय संख्या का प्रयोग किया। 2 से 2 काट सकते हैं हम, तो इधर जो अपने पास रहा वो आया 3 और राइट साइड में भी 3। तो इस समीकरण को हमने सोल्व करने के लिए परिमेय संख्या का प्रयोग किया। नेक्स्ट है अपना अगला। तो अगला समीकरण है, इसको हल करेंगे तो आप देखेंगे 5 और x के बीच कोई चिन्ह नहीं, तो कौन सा लगाते हैं, गुणा का। तो यहाँ हम लिखेंगे जो -7/5। तो -7/5 p/q यानी अंश बटा हर के रूप में लिखी गई संख्या है। प्लस का चिन्ह तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे 7 इक्वल टू इधर आना चाहिए अपने 0। तो 0 मान आना चाहिए, तो हमने एक परिमेय संख्या का उपयोग किया इसमें -7/5। तो 5 से 5 लेस किया, अब अपने पास इधर बचे -7 और यहाँ बचे प्लस के 7 इक्वल टू 0। सोल्व करेंगे प्लस माइनस माइनस यानी एक माइनस की एक प्लस की, तो क्या करेंगे घटाएंगे। तो 7 में से 7 गया 0। अब 0 के आगे ये प्लस का या माइनस का, तो 0 ना तो धनात्मक पूर्णांक होता है ना ऋणात्मक पूर्णांक होता है। नेक्स्ट है अपने इसमें हमने पढ़ा है कि हमने देखा अभी समीकरण 4 को हल करने के लिए हमने 3/2 का प्रयोग किया था जो परिमेय संख्या है, और समीकरण 5 को हल करने के लिए संख्या -7/5 की आवश्यकता है। इससे हम परिमेय संख्याओं के समूह की तरफ अग्रसर होते हैं। तो ये संख्याएं हैं जिनको भिन्न के रूप में लिख सकते हैं यानी अंश बटा हर यानी p/q के रूप में लिखा जा सकता है। हमने पहले ही परिमेय संख्या पर मूल संक्रियाएं पढ़ चुके हैं। अभी तक हमने जितनी भी विभिन्न प्रकार की संख्याएं पढ़ी हैं उनकी संक्रियाओं के कुछ गुणधर्म खोजने का अब हम प्रयत्न करते हैं। तो जितनी भी प्रकार की जो संख्याएं हैं अभी तक हमने जिनके बारे में पढ़ा है यानी प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक और परिमेय संख्या, उनके लिए कुछ गुणधर्म होते हैं। तो उन गुणधर्मों के बारे में हम आगे पढ़ने जा रहे हैं कि कौन कौन से गुणधर्म होते हैं। उससे पहले हम गुणधर्म पढ़ें उससे पहले हमें जो है इनकी डेफिनेशन, सभी प्रकार की संख्याओं की डेफिनेशन है वो अपने नोटबुक डायरी में करनी है। तो मैं आपको बता देता हूं कि आपको किस प्रकार से जो है अपनी नोटबुक्स में फर्स्ट जो लेसन है उसमें होमवर्क करना है। तो
तो जो भी डेफिनेशन है प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और परिमेय संख्या है, उनकी जो हमें नोटबुक्स में डेफिनेशन लिखनी है। तो डेफिनेशन में आपको लिखवा रहा हूँ, आप भी नोट करें और किस प्रकार करनी है। तो यहाँ टॉप पर जो अपनी नोटबुक है वहाँ पर हमें अध्याय का जो नाम लिखना है, तो अध्याय अपने परिमेय संख्याएं, तो लिखना है परिमेय संख्याएं। टॉप पर एकदम मिडिल में, और इस साइड में राइट कॉर्नर में हमें लिखना अध्याय फर्स्ट, अध्याय फर्स्ट। और अच्छी सुंदर राइटिंग से हमें होमवर्क करना है। ISW नोटबुक्स में तो फर्स्ट जो डेफिनेशन है वो है अपने जो लेसन का नेम है अपने परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या से हम डेफिनेशन लिखेंगे फर्स्ट, एक नंबर लगा के। तो फर्स्ट परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं, इस प्रकार आपको डैश लगानी है और आगे लिखना है। मैं आपको बोल के बताता हूं कि क्या डेफिनेशन होगी, आप उसे नोट कीजिए। परिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं जिन्हें P बटा Q के रूप में, ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्याएं जिन्हें P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है, लेकिन जहां P व Q पूर्णांक हो तथा Q बराबर 0 नहीं हो, Q बराबर 0 नहीं हो ऐसी संख्याएं जिन्हें P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां P व Q पूर्णांक हो तथा Q बराबर 0 नहीं हो, परिमेय संख्याएं कहलाती है। परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं कहलाती है, कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी हमने पढ़ा था, मैंने बताया था P बटा Q का मतलब होता है भिन्न संख्याएं। P बटा Q का मतलब होता है भिन्न संख्याएं। तो भिन्न संख्याएं उदाहरण भी लिखना अपने को। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल नंबर्स -5/7, 3/11, जो ये भिन्न के रूप में, ये ऋणात्मक भी हो सकती है, धनात्मक भी हो सकती है, एंड 0 एंड 13 आदि। तो ये संख्याएं हैं वो परिमेय संख्याएं होती है। अब यहाँ पे आप देखोगे कि डेफिनेशन में लिखा P बटा Q के रूप में, तो यहाँ 0 और 13 लिखा है मैंने, तो ये तो P बटा Q के रूप में है नहीं, तो ये कैसे परिमेय संख्या हुई। तो हमें ये ध्यान रखना है जिन संख्याओं में हर कुछ भी नहीं हो, जैसे यहाँ -5 लिखा हुआ है, नीचे 7 है, तो यहाँ 5 की जगह 0 यानी नीचे इसका हर कुछ भी नहीं, तो हम इसको लिख सकते हैं 0/1, और इसको लिख सकते हैं 13/1, यानी जिसका हर कुछ भी नहीं हो उसका हर 1 होता है। तो ये परिमेय संख्याएं है, 0, 13, -17 आदि परिमेय संख्याएं होती हैं। नेक्स्ट जो है अपने लाइन छोड़कर एक लाइन ब्लैंक छोड़नी है, खाली छोड़नी है। उसके बाद अगली लाइन पे हमें लिखना है प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्याएं। सो प्राकृत संख्याएं, ये जो है प्राकृत संख्याएं क्या होती है, पढ़ा था हमने शुरू में ही कि ऐसी संख्याएं
जो गिनने में प्रयुक्त होती है। हम ये भी कह सकते हैं ऐसी संख्याएं जो गिनने में प्रयुक्त होती है प्राकृत संख्याएं कहलाती है। या हम ये भी कह सकते हैं ऐसी संख्याएं जो एक से शुरू होती है और अनंत तक चलती है। तो हम लिख सकते हैं ऐसी संख्याएं जो गिनती में प्रयुक्त होती है उन्हें प्राकृत संख्याएं कहते हैं। प्राकृत संख्याएं कहते हैं। आपको अच्छी राइटिंग से करना है। मैं अभी जल्दी जल्दी आपको डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ, आप सुंदर राइटिंग से करें, शब्दों का ध्यान रखें। संख्याएं कहते हैं, प्राकृत संख्याएं कहते हैं। और जो प्राकृत संख्या होती है उनको कैपिटल एन द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इन्हें कैपिटल एन द्वारा प्रदर्शित या दर्शाया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। तो कैपिटल एन द्वारा इनको दर्शाया जाता है प्राकृत संख्याओं को। और इसके अलावा हमें यह भी ध्यान रखना है जो प्राकृत संख्या होती है सबसे छोटी वो 1 होती है, क्योंकि ये 1 से शुरू होती है। तो ये भी लिखें सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल उदाहरण। 1 से शुरू होती है अनंत तक चलती है, 1 2 3 4 5 और आगे अनंत तक, यानी जितनी भी संख्या होती है अनंत तक, तो वो सभी संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती है। नेक्स्ट है अपना पूर्ण संख्याएं, थर्ड पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्या में आपको जो डेफिनेशन लिखनी है मैं आपको बता देता हूं। क्या डेफिनेशन लिखनी है? पहले कि प्राकृत संख्या के समुच्चय में यदि 0 को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो बनने वाली संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती है। तो प्राकृत संख्या, या हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जो 0 से शुरू होती है और अनंत तक चलती है, ऐसी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती है। तो दोनों तरफ से कोई सी भी डेफिनेशन हम बोल सकते हैं, हमें आनी चाहिए। तो लिखते हैं प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में शून्य को शामिल करने पर बनने वाली संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती है। पूर्ण संख्याएं कहलाती है। यानी प्राकृत संख्या के समुच्चय में यदि शून्य को भी शामिल कर लें तो बनने वाली संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाते हैं। पूर्ण संख्या को कैपिटल W द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है और सबसे छोटी पूर्ण संख्या है वो 0 होती है। तो नेक्स्ट है हम लिखेंगे कि पूर्ण संख्याओं को
कैपिटल W द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 0 होती है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है और इसे कैपिटल W द्वारा दर्शाया जाता है। इसे होल नंबर बोला जाता है और प्राकृत संख्या को नेचुरल नंबर कैपिटल N द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट है अपने एग्जाम्पल उदाहरण। तो ऐसी संख्या, हम ये भी डेफिनेशन बोल सकते हैं, ऐसी संख्या जो 0 से शुरू होती है और अनंत तक चलती, ऐसी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती है। तो ये अपने जो है डेफिनेशन हो गई HW में। ये तीनों डेफिनेशन अपने को HW में करनी है। इसके अलावा चौथी डेफिनेशन भी है एक, पूर्णांक, इंटेजर्स। तो पूर्णांक है, उसकी डेफिनेशन भी हमें लिखनी है। ये एक डेफिनेशन की मैं जो है बोलता हूं, आपको लिखना है कि धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याओं के समूह को पूर्णांक कहा जाता है। पूर्णांक को कैपिटल I द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो ये डेफिनेशन लिखनी है आपको। एक बार वापस रिपीट कर रहा हूं, धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याओं के समूह को पूर्णांक कहा जाता है। पूर्णांक को कैपिटल I द्वारा दर्शाया जाता है। और इसमें जो लिखने की बात है, नोट करने की, कि सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक -1 होता है एवं सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक +1 होता है। उदाहरण देना है अपने को, तो उदाहरण में है, मैं लिखवा देता हूं। इसका जो एग्जाम्पल होगा, उदाहरण क्या है, तो धनात्मक और ऋणात्मक संख्या के समूह को, तो 0 से राइट साइड में जो पॉजिटिव नंबर चलते हैं 1 2 3 4 5 और आगे अनंत तक। नेक्स्ट इसी प्रकार -1 -2 -3 -4 एंड -5 और अनंत तक। तो सभी धनात्मक पूर्णांक आ गए और सभी ऋणात्मक पूर्णांक आ गए। तो ये एग्जाम्पल में करने अपने को। तो ये डेफिनेशन लिखनी है, विशेषता लिखनी है, उसको एग्जाम्पल यानी उदाहरण लिखना है। तो ये अपना जो आज का HW है, एक डेफिनेशन मैंने जो डेफिनेशन बोली है वो आपको नोटबुक्स में करनी है। फर्स्ट डेफिनेशन, सेकेंड एंड थर्ड, ये तीनों, और चौथी डेफिनेशन आपको HW में करना है। इसके अतिरिक्त हमने फर्स्ट में जो समीकरण सोल्व किए थे, तो इसके लिए भी आपको जो है 5th नंबर लगाकर HW में करना है कि निम्नलिखित क्वेश्चन बनाना है। निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए या संतुष्ट कीजिए। समीकरणों को संतुष्ट कीजिए या हल कीजिए। तो समीकरण फर्स्ट था अपना, मैं यहाँ लिख देता हूँ, x + 2 = 13, फर्स्ट समीकरण। सेकेंड समीकरण था अपना x + 5 = 5। थर्ड जो समीकरण था वो अपना था x + 18 = 5। एंड फोर्थ समीकरण था अपना 2x = 3। एंड फिफ्थ था अपने 5x + 7 = 0। ये पांचों समीकरण को लेसन का नेम लिखना है, HW लगाना है, अध्याय का नंबर्स लगाना है। फर्स्ट डेफिनेशन, सेकंड डेफिनेशन, थर्ड डेफिनेशन, फोर्थ डेफिनेशन,
ये HW के लिए। इसके अलावा जो क्वेश्चन नंबर 5 लगाकर अपने को 5 नंबर ये समीकरण को हल करना है। यहाँ हल करना है 5th का फर्स्ट, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, इन समीकरण को हल करना है। और आगे हम जो है इस वीडियो में पहले अपने ये पांचों जो पॉइंट दिए हैं, एक क्वेश्चन है, 4 डेफिनेशन है, वो अपने HW होमवर्क में कंप्लीट हो जाए। उसके बाद हम जो है अपने नेक्स्ट पॉइंट है, जो भी गुणधर्म आएंगे, विभिन्न प्रकार की जो संख्याएं पढ़ी हमने, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक और परिमेय संख्या, इनसे संबंधित कुछ गुणधर्म दिए हुए हैं अपने बुक्स में, वो हम अपने आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। और आगे के वीडियो जो पढ़ेंगे उससे पहले हमारा पिछला जो भी HW होमवर्क है, वो जो डेफिनेशन मैंने आपको लिखाई है, वो डेफिनेशन हमें अच्छी तरह याद होनी चाहिए।